जब झूठ इतनी आसानी, रवानी और फरवानी से बोला जाए, मुल्क में फितना और फसाद का खतरा हो, तो सच की लंबी खामोशी भी ठीक नहीं है इस मुल्क के लिए। झूठ की बुनियाद पर बिला जवाब तनकीद का, तहजीब का निशाना बनाया जाए तो बहसीत इस एजेंसी के, इस अदारे के सरबराह के, मैं खामोश नहीं रह सकता। मार्च के महीने में आर्मी चीफ को उनकी मुद्दत मुलाजमत में गैर मुहिना मुद्दत की तोसी की पेशकश भी की गई, मेरे सामने की गई। आपका सुपा सलार गद्दार है, मीर जाफर है, तो माजी करीब में इतनी तारीफों के पुल क्यों बांधते थे आप? फिर आज भी उनसे पसे पर्दा क्यों मिलते हैं? ये ना करें कि आप रात की खामोशी में बंद दरवाजों के पीछे हमें मिलें, अपनी आईनी गैर आईनी ख्वाहिशात का इजहार करें, वो भी आपका हक है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि दिन की रोशनी में उसी बंदे को आप गद्दार कहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। झूठ से फितना और फसाद का खतरा हो तो फिर सच का चुप रहना नहीं बनता। यही सोचकर DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम मीडिया पर आ गए। मुल्की तारीख में ये अपनी नौयत की पहली मीडिया ब्रीफिंग थी जिसमें DGISI खुद शरीक हुए। मामला मुल्की सालमियत से जुड़ा था, वो सालमियत जो एक बार फिर खतरे से दोचार है। इमरान खान के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के गुब्बारे से हवा निकालना ज़रूरी हो गया था। ज़रूरी हो गया था कि कौम को पता चले कि अवाम को हकीकी आज़ादी नाम के ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाले इमरान खान खुद इक़्तिदार के कितने ग़ुलाम हैं। DGISI ने आज इंकशाफ किया है कि तहरीक अदम एतमाद को नाकाम बनाने के लिए इमरान खान ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लाइफ टाइम एक्सटेंशन की पेशकश की थी, जिसे आर्मी चीफ ने ठुकरा दिया था। इमरान खान फौज की मुदाखलत से तहरीक अदम एतमाद नाकाम कराना चाहते थे। आर्मी चीफ के इनकार पर वो नाराज़ हो गए और फिर सिलसिला शुरू हुआ मीर जाफर, न्यूट्रल और जानवर कह करके तज़हीक करने का। आज DGISI सरापा सवाल थे कि अगर उनका सिपा सलार गद्दार था तो क्यों उन्हें गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एक्सटेंशन की पेशकश की गई? अगर आपका सिपा सलार गद्दार था तो आज भी क्यों छुप छुप कर उनसे मिलते हैं? उनका कहना था कि ये नहीं हो सकता कि रात की खामोशी में आप उनसे मुलाकातें करें, अपनी नाजायज़ और गैर आइनी ख्वाहिशात का इजहार करें और दिन में उन्हें मीर जाफर कहते फिरें। DGISI ने आज इमरान खान के बयानिए को एक्सपोज कर दिया कि वो आर्मी चीफ के खिलाफ इसलिए नहीं है कि उन्होंने कोई गैर आइनी काम किया है, बल्कि गैर आइनी काम करने से इनकार पर उनको मीर जाफर कहा जा रहा है। DGISI ने दो टोक वाजे कर दिया कि एक तवील बहस के बाद इदारा इस बात पर मुत्तफिक हुआ है कि वो अब सियासत से दूर रहेंगे। वो अपना काम आइन में दिए गए मैंडेट के मुताबिक करना चाहते हैं। मार्च 2021 में सेनेट इलेक्शन मैनेज करना इस्टेब्लिशमेंट की आखिरी मुदाखलत थी, वही सेनेट इलेक्शन जिसमें इमरान खान की खातिर स्याह को सफ़ेद किया गया, चेयरमैन सेनेट को अक़लियत में होने के बावजूद जितवाया गया। आज फौज ने साइफर की हकीकत भी खोल कर रख दी। कौम को बता दिया है कि 11 मार्च को आर्मी चीफ ने खुद वजीर आजम को साइफर से मुतालिक आगाह किया था, जिसके जवाब में उनका कहना था कि यह कोई बड़ी बात नहीं है। मगर ठीक 16 रोज बाद यानी 27 मार्च को उन्होंने एक खत जल से महल लहराकर उसे अमरीकी साजिश करार दे दिया। अरशद शरीफ से मुतालिक भी तहलका खेज इंकशाफात सामने आ रहे हैं। आज DGISI ने कौम को बताया है कि कैसे अरशद शरीफ को एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, जिसके लिए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने एक थ्रेट लेटर भी जारी किया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अरशद शरीफ को बाहर जाने पर आमादा करना था। उन्होंने डॉट्स मिलाते हुए इंकशाफ किया कि अरशद शरीफ को AOI के मालिक सलमान इकबाल के हुक्म पर बाहर भेजा गया। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि सलमान इकबाल को बैरून मुल्क से वापस लाकर शामिल तफ्तीश किया जाए। बहुत कुछ है आज के शो में बात करने के लिए, पूछने के लिए। पैनलिस्ट आपके सामने रख देती हूँ। अमजद नियाजी साहब हैं, रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो हमें ज्वाइन करेंगे थ्रू टेलीफोन लाइन क्योंकि वो अपने हलके में हैं। उनके भी ज़िम्मे है आवाम का समंदर इकट्ठा करना है। उन्होंने मियाँ वाली से। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हैं, तज्ज़ियाकार हैं, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। अवैस तौहीद साहब हैं, एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनको भी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। तीनों मेहमानों को का बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब, आपसे मैं आगाज़ कर लेती हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है
हाउ डू यू सी द थिंग्स मूविंग फॉरवर्ड? क्योंकि जाहिर सी बात है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद धराधर हुकूमती नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जाहिर सी बात है इमरान खान साहब भी इसके ऊपर ऑफ कोर्स अपने दिल का गुबार निकालेंगे, अपनी साइड की स्टोरी बताएंगे। अभी तो अपने वो लॉन्ग मार्च के अंदर मसरूफ़ हैं। कैसे देखते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को? देखिए जी, हम पिछले 5-6 महीनों से तो हम देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल क्योस है, एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है जो कि एक बयानिया है जो कि बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से जो कि लेके चला जा रहा है, और जिसमें ये कहा जाता है कि जी पहले आर्मी को न्यूट्रल कहा गया, फिर उसके बाद ये कहा गया कि जी ये और बहुत सारे अलकाब जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता। तो असल में बात ये है कि ये जो मैं समझता हूँ कि जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें DGISI को आके ख़ुद जो है वो मतलब बताना पड़ा और चीज़ों को वाज़े करना पड़ा, आई थिंक ये दिस स्पीक्स के ये चीज़ें जो हैं अब जो हालात हैं स्टेज पे आगे हैं कि आई थिंक इससे ज़्यादा जो है वो पॉलिटिकल क्योस और एक दूसरे पे जो कहना चाहिए कि जो एक ऐसा बयानिया जो कि शायद स्टेट के लिए अब अच्छा नहीं है, क्योंकि जो जिस टफ़ टाइम से स्टेट गुजर रही है, जो इकॉनमी की हालत है, जो फ्लड के विक्टिम्स अभी तक अगर आप देखें तो वैसे के वैसे ही हैं, जिनके साथ अभी तक बहुत जिनको अभी एफर्ट की ज़रूरत है जिनको दोबारा से स्टेबलाइज करने के लिए। इसमें अगर आप देखिए तो ये एक आई थिंक ये जो प्रेसिडेंट साहब ने रिकन्सिलिएशन की कोशिश भी की, जो आज DGISI ने भी कहा कि उन्होंने एफर्ट की, लेकिन वो एफर्ट जो है उनके थ्रू हिज गुड ऑफिसेस, लेकिन वो एफर्ट भी आई थिंक कि उसका असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। नहीं तो बड़ी एफर्ट्स होनी चाहिए थी जी, पॉलिटिकल एफर्ट तो होनी चाहिए थी रिकन्सिलिएशन के लिए, प्रेसिडेंट साहब की तरफ से तो होनी चाहिए थी कि हम उस स्टेज पे ना आते जिस स्टेज पे आज कौम को उस टाइम पर नहीं बताया गया ना, सबने छुपाया। ये तो अभी मामलात इतने हालात काबू से बाहर हो गए तो फिर बताना पड़ा। आई विल गेट बैक ऑन यू, ओके, आई विल गेट बैक ऑन दिस। अमजद खान नियाजी साहब को जरा मैं शामिल कर लेती हूँ, जरा PTI का मौक़िफ़ हम पहले ले लें। अमजद भाई अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आज तो अमजद नियाजी साहब अनहोनी ही हो गई, आप कैसे देख रहे हैं? मतलब कि आपके जितने भी बयानात जो आप पूरा का पूरा नैरेटिव अपने जलसों के ज़रिए, अपनी मीडिया टॉक के ज़रिए बना रहे थे अवाम का, अमरीकी साजिश का, रिजीम चेंज का, इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात होने का हो रहे हैं जो कि नहीं हो रहे हैं, ऑल दैट स्टफ, और फिर अरशद शरीफ साहब को लेकर के जो इमरान खान साहब ने रिसेंटली 2 दिन में बातें की हैं, आज तो उसका खुलासा हो गया एक 3-4 घंटे तवील लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीने सबसे पहले देखने की ये ज़रूरत है कि हम ये बातें 5-6 माह से कर रहे हैं, और फिर सबसे अफसोसनाक जो खबर आपने भी सुनी, हमने भी सुनी, अरशद हमारा भाई था, पाकिस्तान का बेटा था, उसके हवाले से आपने एक तकलीफ दे मनाज़र देखे, तो हम तो डे वन से कह रहे हैं कि एक गैर जानिबदार कमीशन होना चाहिए जो साइफर के हवाले से, जो इस शहादत के हवाले से तहकीकात कर ले कि हम कहाँ गलत हैं या किसने मुल्क के साथ ब्लंडर किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें सामने आ जाएंगी। इसमें कौन सी बड़ी अंग्रेजी है? अमजद नियाज़ी साहब जो तर्जुमान है पाक फौज के, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कह रहे थे। अभी सर मैं आपसे बात करूंगी अगले 5-10 मिनट, अभी किसी और के पास नहीं जा रही हूँ क्योंकि आपसे मुझे 1-2 सवालात करने हैं। तर्जुमान पाक फौज ने आज नेशनल टीवी के ऊपर आके कहा कि साइफर पर झूठी खबरें फैलाई गई। जब हमने साइफर के बारे में इमरान खान साहब को बताया तो उन्होंने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, ये इस तरह की चीज़ें तो आती रहती हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि हम एक तरह से शॉक्ड हो गए थे जब उन्होंने जलसे के अंदर वो खत लहराया। वो आपको गलत बयानी का कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने साइफर का गलत इस्तेमाल किया। मुझे इसका जवाब दें अमजद भाई। बीनिस, अगर हम गलत हैं तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो बात, पहली जो सिक्योरिटी काउंसिल हुई उसके अंदर फिर साफ साफ वहाँ पे जो मिनट्स ऑफ मीटिंग्स थे और फिर उसके मुताबिक प्रेस रिलीज जारी की गई, फिर डिमार्क्स दिया गया। वो क्यों दिया गया? फिर सेकंड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती है शहबाज शरीफ के नीचे, तो फिर वहाँ पे भी चीजें हुई। फिर खुद मतलब DGISPR ने तस्लीम किया कि जी मुदाखलत हुई है। अब बात यह है कि अगर मुदाखलत उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि आज का उनका बयान मैं तस्लीम करूं, या आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने जो बयान दिया कि मुदाखलत हुई है वो तस्लीम करूं, ये भी आप और कौम भी देख लें कि कौन ठीक है कौन गलत है। इसका फैसला अवाम बेहतर जानती है। और चीजें आजकल वो जमाना नहीं जहाँ पे आप इंफॉर्मेशन को रोक सकते हैं। आजकल बहुत आगे की चीजें
आ चुकी हैं, ये चल रही हैं। इस किस्म के अमजद नियाज़ी साहब हालात कुछ हो गए, कुछ आपके लॉन्ग मार्च की वजह से भी, और वैसे भी जिस तरीके से आप लोग हमें बता रहे थे, आप इमरान खान साहब ने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत हो भी रही है, नहीं भी हो रही है, कि आज DGISI जो हैं वो मीडिया पर आने पर मजबूर हो गए, और अरशद शरीफ को लेकर के जो आप पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे हैं, उन्होंने आज बता दिया कि किन किन लोगों को शामिल तफ्तीश करना ज़रूरी होगा। क्या आप उससे एग्री करते हैं, या उसके ऊपर भी आपको कोई और मौक़िफ़ है? मेरी बात सुने, देखिए हमारा मौक़िफ़ ये नहीं है कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मौक़िफ़ बड़ा सिंपल सादा है कि एक ऐसा शख्स जो पाकिस्तान के लिए था, पाकिस्तान की आवाज़ था, अगर उसकी शहादत हुई है तो एक गैर जानिबदार इंक्वायरी, गैर जानिबदार कमीशन तमाम हक़ाइक़ का अहाता करे और उसके अंदर जो भी मुलविस हैं, हमने कब क्या है कि जो मुलविस हैं उनको छोड़ दो, अगर जो मुलविस हैं तो उनको कानून के कटहरे में आना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। लेकिन अमजद भाई, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के भी, माइंड दिस वर्ड, इमरान खान साहब ने जो है भरे जलसे के अंदर कह दिया कि भाई इसकी टारगेट किलिंग हुई है, उसको थ्रेट्स आ रही थी, उसके घर पर जो है वो लोग धमकाने के लिए जा रहे थे, उसने मुझे बताया और फिर मैंने अरशद शरीफ को कहा कि वो मुल्क से बाहर चले जाए। दिस इज द रियलिटी व्हिच इमरान खान सेड। इमरान खान जिस तरह, इमरान खान ने कोई गलत नहीं कहा, इमरान खान ने तो यही बात की है ना कि जिस तरीके के साथ उस पर मुकदमात हो रहे थे, जिस तरीके के साथ उसको वॉच किया जा रहा था, जो उसको मसाइल पेश आ रहे थे, तो इस हवाले से उन्हें कोई इसमें कौन सी उन्होंने कोई गलत बात की है जिस पे कहा जाए कि जी उन्होंने कोई गुनाह कर दिया। ठीक है अमजद नियाज़ साहब, अरशद शरीफ की जो मौत है उसको इमरान खान साहब ने जो इमीडिएट रिएक्शन दिया, वो मौत उन्होंने इदारों पर डालने की कोशिश की, और आज हमने देखा कि जब उनका नमाज जनाजा का वक्त था तो इमरान खान साहब उनके भी नमाज जनाजा में शिरकत करने के लिए नहीं गए, उल्टा गायबाना नमाज जनाजा उन्होंने लाहौर में अदा की। इसके कोई रीज़न आपको पता है? देखिए, हमारा जो अरशद भाई से ताल्लुक है कोई टूटा नहीं है, शहीद कभी मरते नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि हम एक ऐसे तहरीक में, ऐसी जदोजहद में जा रहे हैं, हमारा मेन एम है कि हमने उस जदोजहद के लिए जो उसने शहादत दी है उसको जिंदा रखें। और चूंकि गैबाना जनाजा, चूंकि लाहौर में खान साहब वहाँ पे इसी मार्च के सिलसिले में, तहरीक के सिलसिले में बिजी थे, लेकिन फिर भी गैबाना जनाजा वहाँ पे पढ़ा गया। पता नहीं है किस तरह का ताल्लुक है। ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे, बहुत शुक्रिया अमजद खान नियाज़ी साहब। पता नहीं है किस तरह का ताल्लुक है कि ना उनके नमाज जनाजा पर फिजिकली इमरान खान साहब ने शिरकत की, बल्कि जिस दिन उनका नमाज जनाजा था उससे अगले दिन के लिए उन्होंने लॉन्ग मार्च का जो कॉल है वो दे दिया है। अवैस तौहीद साहब मेरे साथ बने हुए, अस्सलाम वालेकुम मोटी, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अवैस साहब, 2-3 चीज़ें मुझे पूछनी है, लेकिन यहाँ से आगाज़ कर लेते हैं कि आज जिस तरह से एक एक्सटेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया कि जो आखिरी पॉलिटिकल मुदाखलत, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस थी वो जी 2021 मार्च के उसके बाद से नहीं हुई, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो अब उन्होंने कह दिया, ISPR ने कह दिया, DGISI ने आकर के ऑफ कोर्स नेशनल टीवी पर कह दिया, तो अब हम मान लें कि अब हर कोई आइन और कानून के हिसाब से काम करेगा और वो न्यूट्रल हो गए हैं? मैं और आप तो यही ख्वाहिश हमें रखनी चाहिए, और यही ख्वाहिश किसी भी पार्लिमानी निज़ाम में या जमहूरी निज़ाम के अंदर होनी चाहिए। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि एक तो गैर मामूली अहमियत के लिए अंदाज़ा हम में से किसी को नहीं था कि DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब जो हैं वो खुद मौजूद होंगे DGISPR जनरल इफ्तिखार साहब के साथ, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके सियासी नौइयत के सवालात के जवाब देंगे। यानी कि मुझे तो बिनिश ये भी हैरत हुई जब एक सवाल पूछा साहबी ने कि क्या आप नहीं समझते कि इमरान खान जो है उनको सपोर्ट करके लाए गए थे इस्टेब्लिशमेंट जो है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि इस पे सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे बाद में। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बहुत ही फ्रैंक और कैंडिड प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और अपनी गलतियों के अंदाज़ा गलतियों का भी अहाता किया। और एक जगह पे शायद आपकी भी उस पर तवज्जो रही हो, उन्होंने कहा कि जी जो इदारे के अंदर, ISI के अंदर या सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो रैंक्स एंड फाइल हैं उसमें एक कंसेंसस है
کہ فوج کی مداخلت جو ہے وہ سیاست میں نہیں ہونی چاہیے اور ادارے کو آئین کے ہی تحت کام کرنا چاہیے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اگلے 15-20 برس تک باغ سنبھالیں گے ادارے کی یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی۔ تو میری نظر میں اتنے دہائیاں گزر گئی ہمیں فوجی ادوار دیکھتے ہوئے، فوجی مداخلتیں دیکھتے ہوئے، اور 2018 میں بھی جب عمران خان صاحب سے حکومت آئی تو ہمیں اور آپ کو اندازہ تھا کہ کس طرح حکومت آئی ہے، کس طرح ساجد سنگرانی صاحب آئے ہیں، کس طریقے سے بلوچستان عوامی پارٹی باپ جو ہے وہ بنی ہے، تشکیل میں آئی ہے، کس طریقے سے خرید و فروخت ہوئی ہے، کس طریقے سے نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک جادو کے تحت جیسے سمجھتے ہیں، جادو کی طرح ان کے ووٹ سینٹ کے اندر کم ہو جانا، تو وہ آج اس کا بھی احاطہ ہوا۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک جو پیشنس تھا وہ رننگ آؤٹ، اور انف از انف۔ آج جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دو ہمارے حاضر سروس جرنیل ہیں ان کی جانب سے یہ بات اگر اس کی تشریح کی جائے، اور میں تشریح کرنے کی کوشش کروں تو یہ ہے کہ جی عمران خان جو ہیں ان کی مستقبل کے اندر کوئی بھی ایگریسو پوسٹرنگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الزامات، جس میں لذیلا ہیلی کاپٹر کریش ہے، اس سے پہلے ہے سوشل میڈیا بریگیڈ جو ہیں جو الزامات لگتے رہے ہیں تحریک انصاف پہ کہ وہ ایک جنرل باجوہ صاحب کے خلاف، ادارے کے خلاف ٹرینڈ بناتی رہی ہے، جس کا وہ لا تعلقی کا اظہار کرتی رہی ہے تحریک انصاف، لیکن آج اس کا بھی برملا اظہار کیا گیا۔ وہ سارے معاملات جو ہیں میں سمجھتا ہوں اس کو لے کے یہ ایک پیغام دیا گیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کے کیمپ میں اس طرح کی فیلنگ ہے کہ ادارے کے ساتھ جو انہوں نے جارحانہ انداز اپنایا ہوا ہے وہ، اور ان کے اختلافات ادارے سے نہیں ہیں بلکہ شخصیات سے ہیں، تو یہی ہم اور آپ یہ کہہ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا ناقص حادثہ ہے دیکھنے کو ادارے کے کہ جو آپ کی جارحانہ پوسٹرنگ ہے یا ادارے کو جو آپ اپنے سیاسی بیانیے کے اندر استعمال کر رہے ہیں ریاستی امور کو، وہ لگتا یہی ہے کہ ادارے کے خلاف ہی آپ جا رہے ہیں، اور ادارے کے لیے جو آپ کی سمپتھیز ہیں یا کہیں سافٹ کارنرز ہیں وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو آج اس کا اشارہ، برملا اشارہ پہلی مرتبہ آن دا ریکارڈ یہ ہوا کہ عمران خان صاحب کی مزید جارحانہ انداز یا الزامات برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ ارشد شریف صاحب کی ہلاکت پہ جس طرح سیاست ہوئی ہے، جس طرح سیاست ہو رہی ہے، چاہے وہ کوئی سی بھی پارٹی ہو، بینش میرے اور آپ کے تو ساتھی ہیں نا، میرے آپ کے تو گھر کے اندر ایک جنازہ اٹھا ہے، ہماری آپ کی برادری کا ایک ممبر جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے، وہ ایک بہمانہ قتل ہے، آپ شہید کہہ لیں، لیکن جس کے گھر سے وہ جنازہ اٹھا ہے یا ہماری برادری کا جو ایک آدمی کو چھینا گیا ہے وہ تو ہمیں اندازہ ہے نا۔ Absolutely, بہت unfortunate. I got your point. Thank you Oti for joining. کرنل صاحب ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی تو ہے نا کہ جس طرح سے اویس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک کال یا ایک میسج کلیئر کٹ اکراس کیا گیا ہے کہ بھائی کسی قسم کا پاکستان کے اندر انتشار یا الزام تراشی برداشت نہیں کی جائے گی، لیکن کہیں نہ کہیں عمران خان شاید یہی تو نہیں چاہتے تھے، شاید لانگ مارچ بھی تو انہوں نے اسی لیے کیا تھا کہ تاکہ ان کی جن کے ساتھ ڈائریکٹلی لڑائی ہے، جو کہ ادارے ہیں جن کو بار بار مخاطب کر رہے تھے، وہ فرنٹ فٹ پر آئیں، اور آج دیکھیں آج آ گئے پریس کانفرنس کرنے کے لیے، یہ بھی تو ایک پوائنٹ آف ویو ہے۔ جی بالکل، اس سے پہلے میں ذرا امجد صاحب جو بات کر رہے تھے، میں بالکل ٹھیک کہہ رہے تھے وہ کہ جی جو اس کا جو ارشد شریف شہید صاحب کا جو یہ واقعہ ہے اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے۔ آئی تھنک وہ ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی جی اس کانفرنس میں بالکل کلیئرلی کہہ دیا کہ آرمی بھی یہ چاہتی ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، اور اس کو انہوں نے کہا کہ میں نے تو ایون جو آئی ایس آئی کا آفیسر اس کے لیے ڈیٹیل تھا اس کو بھی بیچ میں سے میں نے نکلوا دیا تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ جی یہ ایک ان کی پارٹیسپیشن تھی تو شاید کوئی کسی بھی طریقے سے خدا نخواستہ انفلوئنس کیا جا رہا ہے۔ اور دوسرا وہ کہہ رہے تھے کہ جی انفارمیشن ایج ہے، فائن بالکل انفارمیشن ایج ہے، لیکن یہ ڈس انفارمیشن ایج تو نہیں ہے، اس کو انفارمیشن ایج ہی رہنے دیں، اس کو ڈس انفارمیشن ایج تو نہ بنائیں۔ اور وہ میں آپ جب بات کرنی تھی تو مجھے یاد آیا کہ وہ ایک جگہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جب آپ نے کسی قوم، کسی ایک قصبے کو یا کسی ایک گاؤں کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کے کنویں میں زہر ملا دیتے ہیں۔ جب آپ نے کسی قوم کو تباہ کرنا ہوتا ہے تو آپ اس کی جو سٹوری ہے اس کو پوائزنس کر دیتے ہیں۔ تو اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ سٹوری کو پوائزنس کیا جا رہا ہے۔ تو آئی تھنک دیکھیے یہ جو سب نیریٹیوٹی کی بات ہے، ویسا بھی صحیح کہہ رہے تھے کہ جی آج جو پریس کانفرنس ہے، جو آج کا پریسر تھا، وہ اس لیے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے
کہ اس میں آئی تھنک وہ جو بار بار ریڈ لائنز کا ذکر کیا جا رہا تھا اور شاید وہ اس نیریٹیوٹی میں سمجھ نہیں آ رہی تھی، آج شاید اس کو بالکل ڈیفائن کر دیا گیا ہے کہ جی ناٹ بیونڈ دس. کیونکہ ناٹ بیونڈ دس کیا ہے، وہاں پہ پھر اسٹیٹ کی جو انٹیگریٹی ہے اور جو عمران خان کی پاپولیرٹی کا جو ببل ہے اس کو برسٹ کر پائیں گے DGISI آج خود سامنے آ کر. دیکھیں کوئی بھی پاپولیرٹی ہو، کوئی بھی ببل ہو، وہ اسٹیٹ کی سوورینٹی، اسٹیٹ کی انٹیگریٹی اس سے زیادہ تو نہیں ہے. تو آئی تھنک وہ پھر لوگ خود ہی آئی تھنک اب اپنے آپ کو الائن کر لینا چاہیے کہ کہاں تک کس نے کہاں تک جانا ہے. جی چلیے جی، آج کے لیے اتنا ہی. تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کروں گی، لیکن آپ لوگوں نے نیو ٹیلی ویژن کے ساتھ ہی جڑے رہنا ہے کیونکہ آپ کو پتہ میچ چل رہا ہے اور میچ کے حوالے سے جو ٹرانسمیشن ہے وہ جاری رہے گی. آپ لوگوں سے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.